नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। क्या और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में भीषण ठंड के बीच एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने एक सीएसपी केंद्र को निशाना बनाया है। हथियार के बल 1,24,000 की लूट की। घटना साहिबगंज के रामपुर असली की है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद साहिबगंज थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है और विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि दोपहर 12:45 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मिनी ब्रांच में अपाची बाइक पर सवार 3 की संख्या में नकाबपोश अपराधी ने धावा बोल दिया और स्टॉप धीरज पटेल कनपट्टी में पिस्टल सटा दी। जान से मारने की धमकी देते हुए कैश 1,24,000 रुपए लूट कर भाग निकले। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। मतलब हम बैठल हुए थे और दो लड़की थी होते आई है कब मेरा जोर से इतना जोर से टेला है कि भैया के देह पर गिर गए हैं और बंदूक पूरा जोर से दाब दिया था। इस तरह से किए हैं तो उस जोर से मार दिया थे, लग गया हाथ में लग गया है। जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन कर लगभग 12:45 के आसपास मेरे सीएसपी संचालक लोग सीएसपी चला रहे थे। उस टाइम में 3 नकाबपोश ग्लैमर गाड़ी से आया है और गाड़ी खड़ी करके अंदर घुसा है, जो मफलर से मुंह बांधे हुए था। बोला स्टाफ को कि पैसा निकालना है और धीरे धीरे उसके करीब गया है और रिवॉल्वर निकाल के हमारे दोनों स्टाफ को सटा दिया है और जितना भी कैश था वो कैश को लूट कर और ये नीरपुर के रास्ते नीरपुर के तरफ वो लोग निकल गया है। कितना कैश लूटा है? लगभग 1,24,210 समथिंग ऐसा। अच्छा, तो आप क्या हैं? सीएसपी संचालक हैं? सीएसपी संचालक हैं। अच्छा, घटना के समय उस समय आप यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, घटना के समय थे। अच्छा, और कोई लड़का घायल होने की बात आ रही है? हाँ, एक हमारा स्टाफ घायल हो गया है। दोनों आदमी स्टाफ है। लगभग 12:45 हो रहा था आज 18/1/2024 को 12:45 हो रहा था। 3 आदमी लोग आया है और डीलर साहब का घर के सामने लगा दिया है, जो सीएसपी के सामने है। एक अंदर गया और वो उसको लगले बुला लिया और तीनों अंदर सम के लगा गाली देने और पैसा जितना था वो सब ले लिया। लेने के बाद वो बंदूक तानते हुए फिर निकल गया और इसके हाथ पर बंदूक से मारा भी है, जो बैंडेज है। किस बाइक से आया था लोग? ग्लैमर से था लोग। किधर से आया था? इस साहेबगंज से और आया था, गौरा की ओर चला गया। लगभग कितना रुपया रहा होगा? 1,24,210 था। क्या क्या लूटा है? 2 मोबाइल था, एक मेरा और एक धीरज का, और पैसा। स्मार्टफोन था? हाँ, 5G मोबाइल था। क्या गाली दे रहा था? जैसे कि अब बहुत तरह गाली दे रहा था कि साला कहाँ कहाँ पैसा रखा है। 2-3 जगह अपना हम शिफ्ट किए हुए थे, उसी कारण से वो ऐसा बोल रहा था। पुलिस को इन्फॉर्म किया? पुलिस लगले पहुंच गई वहाँ। हाँ, और थाना में आवेदन दिया? आवेदन हुआ है अभी। क्या पुलिस आश्वासन? उत्तर बिहार में जारी शीतलहर के साथ ही अस्पतालों में कोल्ड, डायरिया, सर्दी, खांसी, बुखार और निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्थमा के मरीजों के अलावा बच्चों के लिए यह मौसम काफी घातक साबित हो रहा है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल में इन दिनों नन्हे बच्चे के इलाज के लिए माकूल प्रबंध किए गए हैं। अचानक से बदले मौसम के कारण बच्चों में बुखार, खांसी, लूज मोशन और जुकाम जैसी शिकायतों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर बताते हैं कि बढ़ती ठंड में बच्चों का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
कोल्ड, डायरिया में दस्त, भूख ना लगना, कपकपी, पूरे दिन सुस्ती रहना, पेट दर्द की समस्या बढ़ जाती है। अधिक ठंड में निमोनिया होने का भी खतरा रहता है। डॉक्टर चंद्रशेखर के मुताबिक बच्चों के फेफड़ों में इंफेक्शन और लगातार खांसी आना, सीने में घड़घड़ाहट की आवाज, सांस तेज तेज चलना, चेहरा नीला पड़ना के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में बच्चों को तुरंत चिकित्सक को चेकअप करवा कर दवाई लेनी चाहिए। सर्दियों में बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाना जरूरी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे यहाँ ब्लॉक में पीएचसी स्तर पर बिल्डिंग है, सभी स्वास्थ्य की व्यवस्था, सभी प्रकार का इलाज का इंतजाम है, चिकित्सक रहते हैं। एनएम जो हमारी है क्षेत्र में, उनको भी हिदायत दी गई है कि अगर इस प्रकार का कोई भी केस उनको नज़र आता है तो अविलंब उसकी इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाके कराएं और बच्चों को इससे बचाएं। ठंड को लेकर के व्यापक तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ? हाँ, पूरी तैयारी है। जैसा कि हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी मौसम का प्रभाव है। इस मौसम में ऐसा होता है कि कोल्ड, डायरिया आता है और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। छोटे बच्चों को, गर्भवती महिला का या वृद्ध आदमी है, उनको भी परेशान करता है। तो इस परिस्थिति में सभी जगह हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट है। हमारे यहाँ SMEC है बच्चों के लिए, जो MCH बिल्डिंग में चलती है। वहाँ पेडिट्रिशियन है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और सभी प्रकार की व्यवस्था है, उनका इलाज किया जा रहा है। और प्रदेशों में की स्थिति को देखते हुए, जलवायु को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पूरे प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक सभी लोगों को अलर्ट किया गया है। और ये सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है कि अपने बच्चों को घर से न निकलने दें। अगर बहुत ज़रूरी है तो पूरी गर्म कपड़े का पहनाव करें। खाना में भी गर्म खाना खिलाएं, गर्म पानी निरंतर पीते रहना है ताकि पानी की कमी शरीर में ना हो और डायरिया इत्यादि से बचा जा सके। आमतौर पर किस तरह की बीमारियां इस ठंड में बढ़ जाती हैं? हाँ, आमतौर पर ये जो सीज़न है, सर्दी खांसी बुखार का सीज़न है, जनरली वायरल डिजीज, इन्फेक्टिव डिजीज लेके आता है। तो इस समय छाती रोग ज़्यादा होता है, चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस होता है, कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है। तो इस परिस्थिति में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड एंड कफ, कोराइजा सब होता है। तो उस परिस्थिति में हमको ठंड से बचना है, हर हाल में ठंड से बचना है और गर्म पानी का सेवन करना है और गर्म खाने का सेवन करना है। और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें या और घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। सोशल मीडिया की दुनिया में प्यार में धोखे की कहानी अक्सर सामने आती रहती है। कभी प्रेमी बेवफा हो रहे हैं तो कभी प्रेमिका धोखा दे जा रही है। एक ऐसा ही धोखा मुजफ्फरपुर से सामने आया है। इस धोखेबाज प्रेमिका की कहानी जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक शादीशुदा युवक ने नए प्यार की चाहत में ना समाज और ना परिवार किसी की परवाह नहीं की। जिससे प्यार की उम्मीद भी उसी से की, उसने ही बड़ा धोखा कर दिया। उसकी तलाश में प्रेमी दर दर की ठोकरें खा रहा है। पहली पत्नी भी अपनाने से इनकार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ समाज स्वीकार नहीं कर रहा। प्रेम कहानी औराई के धरहरवा से सामने आया है, जहां मुकेश मंडल की पहली शादी 1999 में जनार के गुड़िया देवी से हुई। 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई। खुशहाल जिंदगी चल रही थी। इसी बीच 2021 में पति पत्नी के बीच उसकी एंट्री हो गई। दोनों में गहरा प्यार हो गया। प्यार इतना गहरा हुआ कि पत्नी और बच्चों को छोड़कर प्रेमिका के संग वह प्रेमी लुधियाना चला गया। पत्नी और परिजनों को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद उसे घर पर बुलाया गया। गांव पहुंचने के बाद दोनों ने किसी की बात नहीं मानी और पत्नी को छोड़ प्रेमिका को ही अपना लिया और मंदिर में जाकर पहले शादी कर ली। फिर रिश्ते नाते, जमीन जायदाद को छोड़ सैदपुर एक किराए के मकान में दोनों रहने लगे। इसी बीच प्रेमिका फरार हो गई। उसकी तलाश में प्रेमी दर दर की ठोकरें खा रहा है। मुकेश मंडल ने बताया कि 2 बार वह चकमा देकर पहले भी भाग चुकी है। इस बार मोबाइल फोन भी बंद कर लिया है। आशंका है कि वह अपनी तीसरे प्रेमी के पास भाग गई है। वह किसी के साथ रहकर बड़ा धोखा कर सकती है। घटना घटी कि दोनों आदमी बातचीत हुए, शादी ब्याह की बात हुआ था। उसके बाद लुधियाना लेके गए थे इसको, प्यार मोहब्बत हो गया। मेरा ही गांव का बगल में घनश्यामपुर है, थाना औराई है, जिला मुजफ्फरपुर है। उसके बाद मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल है। मेरा पहले का 2 मेरा डबल शादी हुआ था, मैंने संध्या कुमारी से और गुड़िया देवी से। उसके बाद लुधियाना गए हम, अपना 4 महीना रहे। उसके बाद घर पर आए। घर से मेरा गार्जियन घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद सत्तू में डेरा लेकर रहते थे, कमाते थे, खाते थे। उसके बाद घटना में
ये लाके 2 बारी संध्या कुमारी घटना घटा दी है। भाग गई। जी। क्या आशंका लग रहा है? आशंका लग रहा है कि वो भाग गया है कहूँ। तो शक नहीं कर सकते कि किसको जोड़े गया है नहीं गया है से हम तो नहीं जानते हैं। प्रेमी के साथ गई? जी, प्रेमी के साथ चला गया है। कैसे हुआ दोनों में संपर्क? संपर्क हुआ, गांव से हुआ संपर्क हुआ। तो शादी कैसे कर लिए? दोनों कैसे रहने लगे? मंदिर में गए, सिंदूर कर दिए, हो गया शादी। शादी हो गई। हाँ, कोर्ट मेरे से कागज हमको पास नहीं है सर। तो पहली पत्नी को छोड़ने के बाद क्या कहा ग्रामीण और परिवार के लोग? गांव का आदमी से बोला करते कि इसको रखना है तो रखो, मगर तुमको घर में नहीं रहने देंगे हम। ये बात बोला। उसके बाद अपना सैदपुरे में अपना रूम ले के भाड़ा पर रहते थे। पत्नी आपसे बातचीत करती है? बातचीत करती है। मगर बातचीत करती है। बच्चा सब नहीं आता है जोड़े। नहीं। अब नहीं चिंती है तो अब 1.5 साल से ना हो गया, इसीलिए नहीं चिंती। हम चाहेंगे कहूँ पर अच्छा रहे, बस हो गया। अब इतना ही करना है। सोचती रहे। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे? वो बार कदम उठाती है तो क्या करेंगे अब हम बताइए। 2 बारी भाग गया है, ये तीसरा बेर है। तो उसको क्या करने जाएंगे आप? उसका पीछे कितना बर्बाद होने जाएंगे हम बताइए। ये सब बात है। के चक्कर में क्या क्या परेशानी हुई? हमको तो कुछ भी परेशानी नहीं है। हम तो अपना ड्यूटी काम करते थे अपना, बस। परिवार के लोग सबसे? हाँ, उसको सबसे होता है बात, ऐसा बात। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में जन स्वराज और लोक जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जन स्वराज के युवा जिलाध्यक्ष सावन पांडे ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगभग विभागों में 5 वर्ष में जनप्रतिनिधि बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ 2001 से एक ही परिवार के लोग राज कर रहे हैं। पूरे सिस्टम को भ्रष्टाचार के माध्यम से इन लोगों ने खोखला कर दिया है। जब से वे लोग जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, तब से लगातार जिला पार्षदों को डराया धमकाया जा रहा है। 54 में से 32 पार्षद उनके सपोर्ट में है। 23 जनवरी को होने वाले वोटिंग में इस बार धनबल पर जनरल भारी पड़ने वाली है। मौके पर जनसुराज के जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह, अशोक, सरपंच नंद कुमार झा, पूर्व विधायक महेश्वर यादव, मनीष पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, उद्देश्य ये है कि हमारे प्रणेता जो हैं परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार के सुधार के लिए पदयात्रा पे लगे हुए हैं। जनसुराज का यही मकसद है कि हाँ, जनता का सुंदर राज आए। उसमें मुजफ्फरपुर भी बिहार का एक हिस्सा है और हम लोग चाह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की जननी जिला परिषद बनी हुई है और 2001 से जो ये अखाड़ा बना हुआ है आज तक, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए और एक ही परिवार का जो कब्जा बना हुआ है और अपने नाम पे हर चीज़ आवंटन करवा रहे हैं किसी न किसी रूप में, ये सब चीज़ खत्म हो। और ये जो भ्रष्टाचार जो एकदम व्याप्त है 2001 से लेकर के आज तक अरबों रुपए का बंदरबांट किया गया है, ये सब खत्म हो। और आप एक चीज़ देखेंगे कि हर 5 वर्ष में नए कोई ना कोई जिला परिषद जीत करके आते हैं, पुराने वाले कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं 90% केस में। क्यों भाई? इस वजह से कि आप जनता के उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते हैं। करोड़ों अरबों रुपए का बंदरबाट हो जाता है। एक जेई जो थे 2017 में, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। किस परिस्थिति में आत्महत्या किया? क्यों नहीं जिला प्रशासन ने जांच किया? क्या कारण था? कई सड़कों को तो आप ऐसा देखेंगे कि सांसद निधि और एमएलसी निधि का या विधायक निधि का वो है और उस पर जिला परिषद का बोर्ड लगा करके फंड का उगाही कर लिया गया है, ये पेमेंट ले लिया गया है। एक ही परिवार का या एक ही व्यक्ति क्यों वेंडर लगातार बना हुआ है? शुभम कंस्ट्रक्शन के नाम पे ही सारा काम क्यों अलॉट किया जाता है? 52% और 42% कमीशन क्यों लिया जाता है? ये पेमेंट कैश में क्यों होता है जिला पार्षदों को बुला करके? और जिला पार्षदों को जब अविश्वास आया तो क्यों डराया जा रहा है कि अगर आप वहां गए सदन में, वो जो यहाँ के तथाकथित जिला परिषद के माफिया हैं जिनको भीष्म पितामह कहा गया, मैंने नाम मोहम्मद गोड़ी दे दिया उनको, ठीक है ना? तो मोहम्मद गोड़ी के गुड़के डरा रहे हैं क्योंकि उनका खुल जाएगा सारा, उनका साम्राज्य ढह जाएगा। हम लोगों ने आरटीआई किया है, अभी हमारे पास 1300 पन्ने का आरटीआई का पेपर आ गया है। इसका निर्णय कब आने वाला है अविश्वास प्रस्ताव? देखिए, 23 तारीख को 11 बजे वोटिंग के लिए बुलाया गया है।
ठीक है। और अभी से लोगों को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप सिलीगुड़ी और असम चलिए घूमने। अगर नहीं जाते हैं और हमारे खिलाफ अगर सदन में आप पहुंचे वोटिंग करने, तो हम ये मान लेंगे कि आप हमारी खिलाफत कर रहे हैं। उसके बाद चुनाव के बाद समझ लिया जाएगा। उनके गुर्गे डरा रहे हैं। कहीं धनबल वाला समर्थन है। देखिए 38 जिला पार्षद हम लोगों के साथ है, जिसमें से 32 हम लोगों के एकदम साथ में बैठे हुए हैं और 6 जो हैं वो हमारे साथ मोरली सपोर्ट में है। वो लोग क्रॉस वोटिंग में हम लोगों को वोट करेंगे। 38 54 में से 38। उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे तो इस तारीख तब भी जीत जाएंगे। 32 है हमारे साथ। इनके धनबल पे हम लोग भारी पड़ने वाले हैं। इस बार जनबल भारी पड़ेगा। नहीं तो आप कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, तो उसमें से डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन हम लोग भी खड़े हैं कि तुम्हारे जोर जुल्म से हम लोग डरने वाले नहीं। जिस तरीके से गांधी जी बिना लाठी के अंग्रेजों से लड़े, हम लोग भी बिना लाठी के उनसे लड़ेंगे। आज की बैठक में सावन पांडे जी के कोशिश से जिला परिषद के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है, उसमें हम सभी लोगों के द्वारा लच्छन देव बाबू हैं, मुक्तेश्वर बाबू हैं, वीरेंद्र राय जी हैं, इफ्तिखार आलम जी हैं और विभिन्न जगहों के लोग हैं, औराई के, कटरा के, मुरौल के और सब जगह के हम लोग जो है सो सब मिलजुल करके जो है सो सावन पांडे जी के और इनके संगठन के द्वारा जो प्रस्ताव लगाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, उसका साथ देने के लिए हम लोगों ने आज जो है क्या बनाए हैं, नागरिक लोकमंच बनाए हैं और इस मंच से हम लोग जो है सो इनका समर्थन करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे। और विरोध कर रहे हैं आप लोग कि एक ही जो है दिनेश सिंह जो है लगातार बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, खाली बन ही नहीं रहे हैं, उन्होंने निजी संपत्ति बना लिया है जिला परिषद को और मुजफ्फरपुर की राजनीति को जो है सो भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया है। पूरे मुजफ्फरपुर में, पूरे बिहार में जो है सो ये मतलब सबसे ज़्यादा राजनीति को इन्होंने जो है व्यवसाय बना दिया। सभी तो वही करते हैं, कोई ऐसा तो सब नहीं करते हैं, सब नहीं करते हैं। एग्जाम्पल तो हमको नहीं लग रहा है, सब वो व्यवसायी समझ के आते हैं राजनीति में। जी, व्यवसायी ही समझ के राजनीति में आते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग कहाँ व्यवसाय समझ के आए, हम लोग तो जनता के वोट से आए हैं, नहीं कहीं किसी को वो रुपया दिया न किसी से लिया। तो वैसे हम लोग, हमारे जैसे अनेक लोग हैं राजनीति में। विधानसभा में भी आप दिनेश सिंह का विरोध किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना आपके पार्टी लेवल पे सुना गया। नहीं तो हम विधानसभा में हमको वोट आया ना, विधानसभा में हम बीना देवी को नहीं हराए थे गायघाट में, शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए ओके। बीना देवी थी ना विधायक, हमारे यहाँ बन गई थी तो हम हराए थे ना। कितना मजबूती से उनके सामने टिक पाइएगा? कितना विश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो उसमें कितना मजबूती से रहिएगा? पूरी मजबूती से रहेंगे आप। मेरा पक्का विश्वास है कि इस बार सफलता मिलेगी। कहीं फिर इस बार भी कहीं धन बल की जो है उसमें जो डर रहता है कि धन बल के कारण फिर जीत जाएंगे, तो धन बल के बदौलत तो वही है, उनके खिलाफ लड़ाई है। तो देखिए मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू सहित 49 वार्ड पार्षदों के कार्यकाल का 1 वर्ष आज पूरा हो गया है, जिसे लेकर गुरुवार को नगर भवन सभागार में 1 साल के कार्यकाल के आंकलन के साथ ही आगामी बजट को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के बाद मेयर निर्मला साहू के द्वारा सभी 49 वार्ड पार्षदों को लैपटॉप दिया गया। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि अब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी हो गया है, यहाँ के पार्षदों को भी स्मार्ट वर्क करना है, जिसे लेकर आज सभी पार्षदों को लैपटॉप दिया गया है। अब नगर निगम भी ऑनलाइन हो गया है। पार्षद अब होल्डिंग टैक्स सहित अपने वार्ड की समस्या मेल के माध्यम से ऑनलाइन कर सके। साथ ही आगामी बजट को लेकर पार्षदों से सुझाव मांगा गया है। आज बजट पे चर्चा के दौरान हम लोग की बैठक थी और दूसरा मेरा इस बार मेरा 1 साल मेरा कार्यकाल पूरा होने पर तो आज हम लोग ये बैठक किया गया है। इसमें आम जो बजट है उस पर भी चर्चा होनी थी और पहली बार सभी वार्ड पार्षदों को मेरे द्वारा यहाँ पर लैपटॉप दिया गया है, जो कि पहली बार सभी पार्षदों, इससे पहले कुछ महिला लोग को दिया गया था,
इस बार पूरे 49 वार्ड पार्षद को लैपटॉप दिया गया है निगम की तरफ से। ये मेरे तरफ से प्रयास किया गया है। लैपटॉप से जो समस्या है शहर की जो भी है उनको सब पता चलेगा। ऑनलाइन क्या टैक्स का काम क्या हो रहा है, जो हम लोग के शहर की समस्या आजकल सब कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है, तो वो लोग भी जब मिला है तो वो लोग उस पर भी महिला चाहे पुरुष सब उस पर देखेंगे अपने शहर के बारे में। होल्डिंग टैक्स है। हाँ, कितने वार्ड पार्षद को दिया गया है? 49 पूरे वार्ड पार्षद सभी को दिया गया है। और अब मेरा आज 1 साल कार्यकाल पदभार ग्रहण किया, आज 1 साल भी हो गया। तो जो शहर की इसके लिए वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार किया गया है, जो कि जो बोर्ड की बैठक में इसको दिया समर्पित सपोज किया जाएगा कि हम लोग के 1 साल में वार्ड में क्या क्या काम हुए, तो उसमें सब लिखा हुआ है। और जो शहर में जो समस्या भी है और जो बजट हम लोग बनाएंगे उससे पहले हम लोगों ने पार्षद लोगों से उनकी राय पूछी कि आपके वार्ड की समस्या के द्वारा अपनी जो क्या ज़रूरत है उसको हम लोग बजट में शामिल करें। तो शहर में मुख्य जो बात मेरे पास आई है जो कि स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, अब मेरे शहर में एक ऑडिटोरियम है, उस पर भी मेरा प्रयास चल रहा है। अभी दिशा की बैठक में भी मैंने उस पर चर्चा की थी। और जो हम लोग का जो स्मार्ट सिटी के द्वारा काम होना है इस पर कोई चर्चा मैंने मना किया कि इस पर हम लोग नहीं करें। तो और जो इन लोगों की समस्या है उन लोगों ने बताया। अब मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जहां पर कच्ची नली गली है, जो वार्ड अति पिछड़ा है, उसको प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, नरियार, पानापुर, राम जानकी बड़ी मठ में 21 और 22 जनवरी को राम महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु राम भक्त सम्मिलित होंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को श्री राम जानकी बड़ी मठ नरियार के महंत सह नरियार के पैक्स अध्यक्ष महंत प्रेम शंकर दास के नेतृत्व में सैकड़ों राम भक्तों ने मोटरसाइकिल यात्रा निकालकर मंदिरों में पूजा अर्चना किया एवं सभी परिवार को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। एवं महंत अविनाश कुमार ने सभी लोगों को अपने अपने घर को और आसपास साफ सफाई करके 22 जनवरी को भगवान श्री राम की अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दीपावली मनाने का आग्रह किया। यात्रा में विशेष रूप से लल्लन शाही, वरुण पटेल, महेंद्र मांझी, अनिरुद्ध राय, कृष्ण कुमार शाही, त्रिपुरारी, शरण शाही, केशव कुमार, लोकेश कुमार, गगनदेव शाह के साथ सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल थे। बड़ी खुशी है हमारे मठ के लिए, हमारे ग्रामवासी के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए 500 वर्ष के आहुति दी गई संत नागांव की अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के आज प्रभु राम लला का 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या में, जहाँ देश ही नहीं विदेश के राम भक्त सभी लोग वहाँ हर गली गली से, कोने कोने से, मठ मंदिर से निकल कर वहाँ पहुँच रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम अपने नगर में अपने मठ से एक कार्यक्रम तय किया है, जो 21 तारीख को अष्टयाम होगा और 22 को महाभंडारा होगा। इस कार्यक्रम के जनमानस में फैलाव हेतु आज नगर भ्रमण हम लोग करेंगे, समस्त राम भक्त। और जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मठ मंदिर देवता का स्थान है, सभी जगह पूजा पाठ करेंगे, सभी राम भक्त मिल करके अपने नगर के लिए सुख शांति सद्भावना का संदेश देंगे। आने वाला दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो, राम राज्य साबित हो। जय सनातन, जय सिया राम। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 30 जनवरी को मुजफ्फरपुर से 496 भक्तों का जत्था अयोध्या के लिए पैदल रवाना होगा। यहां से भक्त प्रभु राम के लिए सोने का मुकुट, चांदी का तीर, धनुष, अंगवस्त्र, चरण पादुका, माता सीता के लिए 16 श्रृंगार सामग्री और सभी पौराणिक स्थलों की मिट्टी भी लेकर जाएंगे, जिसे अयोध्या में श्री राम को समर्पित किया जाएगा। यात्रा का आयोजन नील सेना कर रहे हैं। इसमें बिहार के कई जिलों के लोग शामिल होंगे। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी। रास्ते भर महिलाएं एक चुटकी सिंदूर दान करें, सीता का सम्मान करें का आह्वान कर सिंदूर जमा करेगी। अयोध्या में प्रसाद के तौर पर महिलाओं में सिंदूर बांटा जाएगा। नील सेना के अध्यक्ष राजेश राम रमैया और संरक्षक पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि भगवान राम के संपूर्ण जीवन
जीवन को झांकी के रूप में दर्शाया जा रहा है, जिसे बनाने में कारीगर लगे हुए हैं और अब यह मूर्तियां अंतिम चरण में है। भगवान राम का मंदिर 496 वर्षों के बाद बन रहा है, इसलिए 496 श्रद्धालुओं को बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यहाँ कार्यक्रम में 22 जनवरी को राम मंदिर के उपलक्ष्य में सुबह कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 12:30 बजे से आपको रुद्रा महाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। 1 बजे से संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शाम में अखंड राम धुन का आयोजन किया जा रहा है। मंगल को, बुध को और बृहस्पतिवार को 3 दिन प्रवचन है, जो प्रवचनकर्ता महामंडलेश्वर अखाड़ा से उज्जैन से आ रही हैं। और 26 तारीख से यहाँ कथा है यामिनी साहू के मुख अरविंद से, वो छत्तीसगढ़ से आ रही हैं। और 29 तारीख को गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज जी के मुख अरविंद से कथा है, वो 29 तारीख को आ रहे हैं। और 30 जनवरी को 11 बजे सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी का आगमन है और मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और 12:30 बजे वो प्रस्थान फिर चले जाएंगे। मतलब जो पदयात्रा है उसका उद्घाटन, हाँ, पदयात्रा का उद्घाटन करने आ रहे हैं। और हमारे साथियों का जो नील सेना के सभी साथी हैं जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उनका सम्मान समारोह है और बाकी जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात कराया जाएगा। और इस कार्यक्रम के आयोजन जो नील सेना के द्वारा किया जा रहा है, सभी साथियों का सम्मानित महोदय राज्यपाल महोदय के द्वारा होना है। यहाँ झांकियों का निर्माण अंतिम चरण में रामायण सर्किट के आधार पर इस यात्रा को निकाला जा रहा है। तो इस यात्रा में रामायण सर्किट का झांकी बनाया गया है। प्रभु श्री राम बिहार में कहाँ कहाँ आए, किस किस पद चिन्हों से होकर के वो जनकपुर होते अयोध्या गए, उन सभी पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया गया है इस झांकी में। और ये भव्य झांकी के तौर पर इसे निकाला जा रहा है। और इस यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम है, 1 चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे और बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रांगण से अखंड ज्योति लेकर हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग होंगे? ये 496 लोग हम लोग यात्रा जा रहे हैं। 496, हम चाहते तो 508, 501 ले भी जा सकते हैं, लेकिन 496 का एक महत्वपूर्ण बात है कि 496 जो है वो अयोध्या राम मंदिर जो बन रहा है वो 496 सालों के बाद बन रहा है, इसलिए हम 496 लोग ही अयोध्या पैदल जा रहे हैं। और हमारे कलश यात्रा में भी 496 लोग ही है। कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये मुजफ्फरपुर से लोगों को अयोध्या पैदल जाने का कार्यक्रम है। और ये रमैया जी जो है इसके अध्यक्ष हैं, इनका सोच था कि भाई मुजफ्फरपुर से राम मंदिर अयोध्या जी पैदल लोग जाए यहाँ से। उसी के कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने ये सब रूपरेखा तैयार किया है और उसके ही मद्देनज़र हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को इनवाइट किया है। 30 तारीख को यहाँ आके हरी झंडी दिखलाएंगे और हम लोग 30 तारीख को मुजफ्फरपुर से अयोध्या पैदल जाएंगे। उसी का कार्यक्रम का मेला लगा हुआ है और सारा चीज़ कार्यक्रम हो रहा है। इसी चीज़ का क्या कुछ रहेगा विशेष इसमें? विशेष इसमें 22 तारीख जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, उस दिन से ही हम लोगों का सारा कार्यक्रम शुरू होगा। और 22 तारीख को कथा का प्रोग्राम है, मेला लगेगा, बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग का यहाँ होने वाला है। और उसी में जो है सो हमारे रमैया जी जो है सो विशेष कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। 20 से 22 जनवरी तक चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली साउथ एशियन स्वात फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार से 15 सदस्यीय टीम गुरुवार को रवाना हुई। इन खिलाड़ियों के साथ टीम के कोच राहुल श्रीवास्तव को भेजा जा रहा है। राहुल श्रीवास्तव राष्ट्रीय स्वात संघ के एक अनुभवी पदाधिकारी है। इन्होंने खुद भी बांग्लादेश में आयोजित एशियन स्वात चैंपियनशिप 2022 में भारत को ब्रांज मेडल दिलाया था। इनके नेतृत्व में भारत के खिलाड़ियों ने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है और इस बार भी उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी अपनी उम्दा प्रदर्शन के दम पर मेडल जीतेंगे। इस प्रतियोगिता में साउथ एशियन देश के भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान व भूटान के बॉक्सर भाग लेंगे। सभी खिलाड़ियों को राज्य स्वात संघ के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष सुनील कुमार व संयुक्त सचिव आशिफ अनवर व कोषाध्यक्ष शिल्पी सोनम समेत सभी सदस्यों द्वारा शुभकामनाएं दी। 20 से 22 जनवरी तक चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली साउथ एशियन स्वात चैंपियनशिप के लिए बिहार से इंडियन टीम में 14 खिलाड़ियों का चयन किया गया। यह टीम बिहार से आज चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रही है। इस टीम में
राज्य सवात संघ के सचिव शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है सवात एसोसिएशन इंडिया की तरफ से। यह नियुक्ति उनके अनुभव के आधार पर की गई है। भारतीय टीम ने इनके नेतृत्व में बहुत सारे मेडल प्राप्त किए हैं। उम्मीद है कि इस बार भी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहेगा हमारी टीम का। इस मौके पर राज्य सवात संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी तमाम खेल प्रेमी एवं सभी पदाधिकारियों ने मिलकर खिलाड़ियों को एवं भारतीय टीम के कोच को शुभकामनाएं दी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।